नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने ही अपनी बेटी की गला काट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की चाकू से गला काट कर हत्या की है और घटना की खबर से ही गांव भर में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि एक पिता ने ही अपनी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हालांकि हत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहा, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पता चल पाया कि क्या वजह रही कि एक पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी? नहीं, ये कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि घटना जो है अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले की है। हालांकि आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले, ये गुरबकसगंज थाना क्षेत्र के कुर्मियाना एक गांव पड़ता है। उस गांव की घटना है जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 18 वर्षीय बेटी, जिसका नाम ज्योति था, उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पिता को मैं आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी कर दी है। जी, बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं देखकर। ओम शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटना के बाद से लड़की के जो परिजन हैं, जो लड़की की माँ है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी कुछ बहुत ज्यादा निकल कर नहीं आया है, क्योंकि पूरे गांव में हड़कंप है। मौके से भारी पुलिस बल मौजूद है और जो जिस लड़की की हत्या हुई है उसकी डेड बॉडी को वहां से हटा दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरोपी पिता जो है वो पुलिस की हिरासत में तो ओम शंकर, क्या इसे ऑनर किलिंग का नाम भी दिया जा सकता है कि क्या कोई प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया हो? स्थानीय लोगों की तरफ से, जो आस पड़ोस के लोग थे, क्या उनका कुछ कहना है? से अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक कि आरोपी ये नहीं बता देता कि आखिर उसने अपनी ही बेटी का गला क्यों रेता है, तब तक कुछ भी कहना इस मामले में भी जल्दबाजी होगी। तो ओम शंकर, जो आरोपी पिता है, क्या इससे पहले भी मारपीट की है उसने बच्चों के साथ या अपनी बीवी के साथ? इस तरह की भी कोई घटना, क्या हिंसक प्रवृत्ति का शख्स था? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं, क्योंकि विजय जो है एक किसान ही था और ये किन कारणों से इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दे दिया है, ये निश्चित बहुत ही दुखद है। हालांकि पूछताछ में सारी बातें अभी थोड़ी देर बाद ही सामने आ जाएंगी, क्योंकि सीओ लालगंज महिपाल पाठक बराबर हम बात कर रहे हैं हमसे। तो जैसे ही जो घटनाक्रम का खुलासा होगा, सबसे पहले आर्या न्यूज तक पहुंचेगा। तो ओम शंकर, ये जो हत्या की गई है, तो ये क्या घर में की गई है या बाहर ले जाकर? हम देख पा रहे हैं कि लड़की का जो शव है वो बाहर कहीं पड़ा हुआ है, तो आपसे समझना चाहिए। ये अभी घर के बाहर की हत्या है और हो सकता है जैसे कि गांव की एक अफवाहें होती है, किसी लड़के से मिलने गए कि बाप ने देख लिया, वहां पे मार दिया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि हत्या का कारण क्या था। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर एक पिता ने अपनी ही 18 साल की बेटी की हत्या कर दी है। हालांकि आरोपी पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो हत्या के पीछे का कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में 6 मई को अयोध्या के लिए दौरे पर आएंगे। यहां लगभग 11 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे और शाम 6 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। रात विश्राम भी सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में ही करेंगे। और आपको बता दें कि 7 मई की सुबह 9:30 बजे वो पुलिस लाइन के हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। है और साथ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री गण भी आ रहे हैं। इसमें साथ में पूरी एक कमेटी आ रही है और वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, कैसे अयोध्या नव अयोध्या कैसा बन के आएगा और जो हमारा पुराना पार्ट है उसको कैसे रेनोवेट हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे परियोजनाएं चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसकी समीक्षा बैठक भी होगी। मंडल की समीक्षा बैठक भी होगी और महाराणा प्रताप की मूर्ति का गुप्तार घाट में अनावरण भी होगा और गुप्तार घाट की परियोजना का और बंदे की परियोजना का भी अवलोकन करेंगे। हम लोगों द्वारा
बहुत 2018 में इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी और मेयर साहब को राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप मूर्ति स्थापित करने के आवेदन दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये स्थान के भगवान राम के वंशज सिसोदिया वंश, जो सूर्यवंश के सिसोदिया वंश के राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति का ये अनावरण होगा, जिसमें हमारे जिले और प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण और सदैव माननीय योगी आदित्यनाथ योगी द्वारा अनावरण होना सुनिश्चित किया गया। और अयोध्या के विकास में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जो कि गुप्तकार घाट से नया घाट तक सरयू किनारे नया बांध बनेगा और बांध पर बनेगी 6 मीटर चौड़ी सड़क। आपको बता दें, गुप्तकार घाट से जमथरा घाट तक 1150 मीटर बाढ़ आने के पहले का काम अब पूरा कर लिया गया है और ऐसे में 9 महीने के अंदर ही गुप्तकार घाट से जुड़ेगा ये नया घाट, जो कि 39 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि गुप्तकार घाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बांध होगा और यहाँ पर डीएम नीतीश कुमार ने इस बांध का निरीक्षण किया है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि अयोध्या के विकास में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है और इसी के साथ ही आपको बताएंगे कि बहुत ही जल्द एक नया बांध बनकर तैयार होगा और हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच रुक करेंगे औरैया की ओर, जहां पर औरैया के एरवा कटरा ब्लॉक सभागार में वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की एक बैठक बुलाई गई। इसमें बड़ी संख्या में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे और आपको बता दें कि खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक लाने का पूरा प्रयास किया गया है। लोगों को बताया गया कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सबसे सर्वप्रथम स्थान ब्लॉक का ही होता है, इसीलिए आप सभी लोग बेझिझक होकर गांव के विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए योजनाओं को समझें। योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उर्वरक वितरण, हैंडपंप मरम्मत, जल निगम की योजनाएं, मनरेगा, श्रम विभाग की योजना और आवास और ग्राम विकास की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2022-23 की कार्य योजना भी पारित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वित्तीय वर्ष, पिछले बीते हुए वित्तीय वर्ष में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा और हमारे आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसमें हमारे विकास कार्य की कार्य योजना तैयार होना, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना और हमारा विकास कार्य कैसे बेहतर हो, एक सामंजस्य बैठाल के सभी बोर्ड के मेंबर को आज बुलाया गया। उनसे प्रस्ताव लिए गए, उनसे चर्चा हुई, उनसे बात हुई और समय समय पर सरकार की योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में। और इसी बीच 3 दिवसीय दौरे पर धर्मपाल सिंह गोरखपुर पहुंचे हैं और करीब रात के 9 बजे अचानक उन्होंने निरीक्षण किया और गोरखपुर रोडवेज बस स्टेशन पहुंच गए। यहां पर वो परिवहन मंत्री रामपाल सिंह के साथ अचानक बस स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसके दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वहां उन्होंने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया और आने जाने वाले यात्रियों से भी पूछताछ की और उन्हें पूछा कि उनको रोडवेज के द्वारा दी गई सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, मैं धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, मेरे साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, दूसरे मेरे सहयोगी संजय गंगवार, ये गन्ना राज्य मंत्री हैं, हम तीनों मंत्री यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह।
और हरदोई में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गांजा तस्करों के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया। तो इस गांजे की कीमत 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सभी तीनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। वहीं बरेली के गांव बल्ली में देर शाम उस वक्त हड़कंप मचा जब एक महिला ने अपने ही पति की जीभ दांतों से काट दी। दरअसल इसके बाद आनंद फानन में इस परिजनों ने युवक को उपचार के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि युवक काम से घर आया और सो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने दांतों से उसकी जीभ काट दी। युवक की पत्नी भी बोल नहीं पाती थी और इस घटना के पीछे क्या कुछ वजह रही, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि लखीमपुर खीरी से है। यहाँ आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के गांव नौगवा के पास नहर की झाड़ियों में एक शव मिला है, जिसके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृत करीब 1 महीने पहले लापता हो गया था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने पुलिस के पास दर्ज करवाई थी और पुलिस युवक को ढूंढ ही नहीं पाई और अब उसका शव बरामद किया गया है। और रायबरेली की ओर करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां पर फिर बढ़ रहे एक बार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। बीते 24 घंटों में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी अब हड़कंप मच गया है। त्योहार के बाद लगातार बढ़े कोरोना के मामले और मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों को इस वक्त होम आइसोलेट किया जा रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। रायबरेली से कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। आपको बता दें कि त्योहारों के बाद से ही लगातार कोरोना बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, बढ़ते हुए मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और अब त्योहार के बाद रायबरेली में आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 9 पहुंच गई है। हालांकि सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, होम क्वारंटीन उन्हें कर दिया गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच बता दें आपको कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोहाली पुलिस ने तेजिंदर के खिलाफ साइबर सेल में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अब ये गिरफ्तारी हुई है और मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेर लिया है। दरअसल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से अरेस्ट करके ले गए। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में उनकी पार्टी को मिली सत्ता का राजनीतिक दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए शुरू कर दिया है। दिल्ली का हर एक नागरिक संकट की इस घड़ी में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के परिवार के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार में नए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है जो सभी भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। कौन ही ऐसा भारतीय होगा जो 4 धामों के दर्शन के लिए ललायत नहीं होता होगा। प्रदेश और पूरी दुनिया के अंदर हर हिंदू की इच्छा होती है कि हम लोग इस पवित्र धाम के साथ जुड़े। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे और वो इस दौरान कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और साथ ही अपने पैतृक गांव जाकर अपनी मां से भी मिले थे। जीवन धारा है जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा
उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहाँ पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है। दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है। और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर निर्मित होकर के हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साथ ये प्रक्रिया संवाद के माध्यम से समाधान के रास्ते पर निकल सकती है, और उसी समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। इसी के बाद उत्तराखंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने भी कहा कि आज हम जब भारत के विकास की बात करते हैं तो उसका मतलब भौतिक विकास से नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास से भी है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से ही 4 धाम की सड़कें हों या पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़कें हों, आज हर तरफ सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में यह आज विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि ना नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहाँ पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का। यहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर, वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम है, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से
आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है कि हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां। और दिल्ली में विधायकों की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। अभी विधायकों को सभी भत्ते मिलने के बाद 54,000 रुपए प्रति महीना मिलते थे, लेकिन जबकि अब बढ़ोतरी के बाद विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलने लगेंगे। विधायकों को अभी से बेसिक सैलरी 12,000 रुपए महीना मिलती है और अब ये बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि भत्तों को मिलाकर सैलरी 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपए की जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2015 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन तब मंजूरी नहीं मिली थी। उधर दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष ने ये कहा है कि केंद्र की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसमें बहुत काट छांट हुई है और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया है कि पिछली बार विधायकों की सैलरी 2011 में बढ़ाई गई थी, लेकिन 11 साल बाद इतनी कम सैलरी बढ़ोतरी उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी विधायकों को अन्य राज्यों के बराबर ही सैलरी और भत्ते मिलने चाहिए। बताया जा रहा है कि केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली विधानसभा में अगले सत्र में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल लाया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।